नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कायरोस यूपीएससी राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे डेली यूपीएससी एमसीक्यू की। सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने है। क्या लिखा है? हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स मे लीड टू राइज इन इन्फ्लेशन इन इंडिया। देखिए, यह एमसीक्यू इसीलिए आ रहा है क्योंकि आने वाले टाइम में 4 से 6 अक्टूबर के बीच में क्या होने जा रहा है? होने जा रहा है एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग्स होने जा रही है। ठीक है, और आपको पता है कि यह क्या करते हैं? यह इंटरेस्ट रेट तय करते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट रेट जितना भी तय होगा उसी हिसाब से हमारे मार्केट में डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई होगी, तो उसके बेस पे इन्फ्लेशन हमारा क्या होता है? मेंटेन होता है। ठीक है, देखिए अगर मार्केट में डिमांड है और मार्केट में अगर सप्लाई इतना इनफ नहीं है, ठीक है, तो सप्लाई इनफ नहीं होगा तो क्या होगा? सप्लाई कम होने की वजह से उसके जो प्राइस है उसके प्राइस कैसे हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज, अगर सप्लाई इक्वल है और डिमांड आपकी बढ़ गई है तो भी आपकी प्राइस क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए तो आपको इन्फ्लेशन के बारे में यहाँ पे बताना है कि क्या हो सकता है जिससे प्राइसिंग लीड हो सकते हैं, ज़्यादा बढ़ सकते हैं। पहला, रिडक्शन इन रेपो रेट। अब देखिए, रेपो रेट का मतलब क्या होगा कि भैया आपका जो भी लोन रेट है यह लोन रेट कम हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि लोगों को सस्ते दाम में क्या मिलेगा? लोन मिलेगा। अब सस्ते दाम में मिलेगा तो लोग क्या करेंगे? ज़्यादा लोन लेंगे। ज़्यादा लोन लेंगे तो मार्केट में डिमांड कैसी होगी? ज़्यादा होगी। और मार्केट में डिमांड ज़्यादा होगी लेकिन सप्लाई तो उसी लेवल का होगा, तो प्राइसिंग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा? हमारा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो पहला चीज सही है। दूसरा, बम्पर क्रॉप प्रोडक्शन। देखिए क्या लिखा है? बम्पर क्रॉप प्रोडक्शन। अब मान लीजिए डिमांड वहीं की वहीं है लेकिन आपका सप्लाई बढ़ गया तो क्या होगा? डिमांड वहीं की वहीं है, सप्लाई बढ़ गया तो प्राइस क्रैश कर जाएंगे। ठीक है, तो इससे इन्फ्लेशन नहीं आएगा, तो दूसरा हमारा गलत है। तीसरा, इंक्रीज इन क्रूड ऑयल प्राइस। अब देखिए, क्रूड ऑयल प्राइस में अगर बढ़ता है, पैसा ज़्यादा महंगा होता है तो हमारी सारी चीज़ में हमें देखने को मिलेगा। आपको पता होगा कि जैसे ही क्रूड ऑयल में यानी कि हम देख ले तो उसकी मेन कमोडिटी पेट्रोल डीजल में प्राइस बढ़ता है तो जो भी हमारा सब्जी वाला होता है यह वेजिटेबल का प्राइस सीधा बढ़ा देता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ जो है ये पेट्रोल डीजल के ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही आती है। हमारे देश में पेट्रोल डीजल यानी कि जो क्रूड ऑयल की प्रोडक्ट्स है यह कैसी है? यह हमारे लिए कोर कमोडिटी है। ठीक है, कोर कमोडिटी की होने की वजह से इसके दाम में जितनी बढ़ोतरी होती है उसी के पैरेलल सारे चीज़ों में हमें बढ़ोतरी मिलती है। तो तीसरा भी सही है। चलिए क्या पूछा है हमें? हाउ मेनी ऑफ द सेंटेंसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर राइज इन इन्फ्लेशन इन इंडिया। तो भैया 2 सही है, हमें क्या आएगा? हमारा ऑप्शन बी 2 ओनली इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए जो सारी चीज़ हमने यहाँ पे बताई कि अभी आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है 4 से 6 अक्टूबर के बीच में। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग हमने सारी चीज़ देख ली। आपको पता होना चाहिए डिमांड, सप्लाई और प्राइस, इन तीनों के बीच में एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट आपने क्लियर कर लिया तो आने वाले टाइम में कोई भी क्वेश्चन आप अच्छे से टैकल कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर। देखिए CPI-IW, देखिए क्या हुआ है अभी? तो अभी अगस्त महीने का CPI-IW आया है। अब हमारे लिए हर एक मंथली कोई जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये छोड़ दीजिए, कंटेक्स्ट छोड़ दीजिए, बात करते हैं मेन चीज़ पे। CPI-IW उसको कौन रिलीज करता है? नीति आयोग, लेबर एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर या फिर रूरल डेवलपमेंट। तो बताइए, इंडस्ट्रियल वर्कर, सीधा सा आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, चलिए देखिए जो लेबर ब्यूरो है या जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ लेबर और एम्प्लॉयमेंट के साथ अटैच है यही निकालता है क्या? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर CPI-IW। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे देखने को मिल रहा है हमें अगस्त 2023 का कब रिलीज हुआ था? 30 सितंबर को ही रिलीज हुआ है। ठीक है, यह हर एक महीने में निकाला जाता है और याद रखिएगा उसका बेस ईयर क्या है? 2016 है। ठीक है, चलिए एक चीज बता दीजिए, हमारे जीडीपी का बेस ईयर क्या है? चलिए फटाफट याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
बोलिए बोलिए बोलिए, आ रहा है याद? नहीं आ रहा है तो भैया करंट अफेयर्स जो पढ़ रहे हो ना वो अच्छे से अच्छी जगह से पढ़िए। चलिए, वैसे तो अभी ये जो बेस ईयर है यह कैसा हो जाएगा, यह स्टैटिक हो गया है, करंट नहीं है, क्योंकि यह आपके रूटीन बुक्स में भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे। द ड्रग बेडाक्यूलिन, क्या लिखा है? बेडाक्यूलिन इज मोस्टली यूज टू ट्रीट विच डिसीज। देखिए यह एक ड्रग है, ड्रग का मतलब वो नहीं जो नशेड़ी लोग करते हैं, गंजेड़ी नशेड़ी लोग करते हैं, उसकी बात नहीं कर रहे। हमारे जो भी डिसीज होते हैं, यह डिसीज को क्यूर करने वाले जो भी हम क्या बोलते हैं कि जो टेबलेट लेते हैं, जो दवाइयाँ लेते हैं, जो हमारा मेडिसिन होता है, यह किन में से बनता है? यह बनता है ड्रग में से ही बनता है। ठीक है, तो ये नशेड़ी गंजेड़ी वाले लोगों का ड्रग नहीं है, यह हमारा इंडस्ट्री का ड्रग है, जिससे क्या बनता है? मेडिसिन बनता है। तो ऐसा ही एक ड्रग है जिसका नाम है बेडाक्यूलिन। यह कौन से डिसीज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं? देखिए, कोविड और अदर्स, स्वाइन फ्लू, HIV या फिर ट्यूबरक्लोसिस। तो क्या आएगा आंसर? इसका आंसर आएगा ऑप्शन डी, ट्यूबरक्लोसिस। और यह इसीलिए आया है क्योंकि जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने ऐसा बताया है कि भैया हम अब बेडाक्विलिन पे जो दवाई बना रहे हैं उस पे हमारा पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा है, लेकिन हम उसकी पेटेंट को कंटिन्यू नहीं करवाएंगे, हम उसको क्या करेंगे? हम उसको ईजी दाम में लोगों तक पहुंचाएंगे। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग उन्होंने क्या किया था, यह न्यूज़ में था, तो हमें पता होना चाहिए जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी का कुछ चल रहा था मार्केट में। देखिए यह इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि हम देख लें तो कोई क्लास 3 की एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भैया यह क्या है। ठीक है, लेकिन क्लास 1-2 में या फिर UPSC में ऐसा पूछे, ऐसा हमें लगता नहीं है। फिर भी आपको पता होना चाहिए कि बेडाक्यूलिन किसके साथ रिलेटेड है। यह है पहला ऐसा ड्रग है जो बनाया हुआ है TB के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट MCQ आपके सामने है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पिग्मी हॉक्स। देखिए पिग्मी हॉक्स के बारे में बताना है, और जो पिग्मी हॉक्स है उसका कंटेक्स्ट ये है कि अभी क्या हुआ है, आसाम में कुछ पिग्मी हॉक्स को क्या किया गया है, अभी रिलीज किया हुआ है। ठीक है, तो उसी के रिगार्डिंग ये करंट में था, हमने उसी के ऊपर से क्वेश्चन बनाया है। 4 सेंटेंस दिए हैं, उनमें से आपको हाउ मेनी सेंटेंस आर करेक्ट बताने हैं। पहला, इट इज स्मॉलेस्ट एंड रेयरेस्ट स्पीसीज इन वाइल्ड पिग इन द वर्ल्ड। देखिए यह जो हमारा ये पिग्मी हॉक्स करके जो एनिमल है यह कैसा दिखता है, पिग जैसा दिखता है। ठीक है, अभी हम देखते हैं, लेकिन क्या यह स्मॉलेस्ट और रेयरेस्ट है? तो ये बात कैसी है, सही है। दूसरा, इट इज एन इंडिकेटर स्पीसीज एज इट्स प्रेजेंस रिफ्लेक्ट्स द हेल्थ ऑफ मैंग्रोव हैबिटेट। देखिए अभी तो मैंने आपको कंटेक्स्ट में उसका आंसर बता दिया, कहाँ पे लॉन्च किया है, आसाम में लॉन्च किया है। अब बात किसकी कर रहे हो, मैंग्रोव हैबिटेट की। अब मैंग्रोव हैबिटेट तो हमारे देश में कौन से जगह पे आएगा, कोस्टल स्टेट पे आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ नहीं आएगी, क्योंकि जो पिग्मी हॉग है उसको कैसा एरिया चाहिए, उसको चाहिए ग्रासलैंड चाहिए। क्या चाहिए, ग्रासलैंड चाहिए। ठीक है, तो दूसरा वाला सेंटेंस गलत है। तीसरा, IUCN में यह कैसा है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि यह कैसा है, रेयरेस्ट स्पीसीज है, तो तीसरा सेंटेंस सही है। चौथा, इट इज लिस्टेड इन शेड्यूल 1 इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। मतलब शेड्यूल 1 यानी कि क्या कहा जा सकता है, हाईएस्ट प्रोटेक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसा ही बात बिल्कुल सही है, जो पिग्मी हॉग है उसको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में पहले में रखा हुआ है। चलिए कितना सही है, 1 2 3 सही है सर जी, ऑप्शन सी ओनली 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, देखिए क्या हुआ है, अभी 18 कैप्टिव ब्रीड पिग्मी हॉर्स वर रिलीज इन वेस्टर्न आसाम मानस नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व। देखिए तो 18 जो पिग्मी हॉक्स है उसको क्या किया है, उसको अभी रिलीज किया हुआ है, कहाँ पे, मानस नेशनल पार्क, जो कि आया है आसाम में। ठीक है, सारी चीज़ हमने देख लिया है कि शेड्यूल 1 में है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, स्मॉलेस्ट स्पीसीज है, दिखता कैसा है, पिग जैसा है। देखिए यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो कि यह एक पिग जैसा ही है, लेकिन पिग नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, और कभी पूछ ले तो इसका जो साइंटिफिक नेम है क्या है, पोर्कुला साल्वानिया। ठीक है, पिग्मी हॉग का नाम है पोर्कुला साल्वानिया। चलिए
मानस नेशनल पार्क कहाँ पे आया है वो भी देख लेते हैं। तो यह आया है आसाम में, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने आपको इमेज दिया हुआ है आसाम की, ठीक है। तो आसाम में आपको पता होना चाहिए कौन सी जगह पे नेशनल पार्क कहाँ पे आया हुआ है। कभी कभी आपको वेस्ट टू ईस्ट भी कम पूछ सकती है यूपीएससी, ठीक है, या फिर ईस्ट से वेस्ट भी पूछ सकती है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कहाँ पे है। तो एक बार हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आया है रायमोना, उसके बाद आया है मानस, उसके बाद आया है ओरांग, यहाँ पे ऊपर है नामेरी, यहाँ पे है काजीरंगा, यहाँ पे है दीपोर बिल, यहाँ पे दिहांग पटकाई, और सबसे ऊपर नॉर्थ ईस्ट में कौन सा दिख रहा है, दिब्रू साइकोवा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे एक रिवर बहती है, क्या नाम है उसका, उसका नाम है ब्रह्मपुत्रा, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड। चलिए एफएसबी के बारे में बताना है। पहला सेंटेंस, इट ब्रिंग्स टुगेदर नेशनल अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडीज। किसके लिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए सबको एक साथ, नेशनल अथॉरिटीज को एक साथ जवाबदार बना के इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये बात कैसी है, बिल्कुल सही है। दूसरा, FSB was established by the World Bank in the wake of the financial crisis। क्या उसको उन्होंने किया था, नहीं भैया, वर्ल्ड बैंक क्यों बीच में आएगा, यह काम करता है कौन, दुनिया के जो मेन हमारे क्या होते हैं, बोलिए बोलिए बोलिए, जो मेन हमारे कंट्रीज़ है, जैसे कि G20 हो गया, तो उन कंट्रीज़ का ग्रुप G20 जहाँ पे 85% GDP होता है पूरे वर्ल्ड का, ठीक है, और पूरे वर्ल्ड का 75% ट्रेड करते हैं। साथ ही साथ वह लोग 66% पॉपुलेशन भी ऑक्यूपाई करके रखे हैं। तो उन्हीं लोगों ने मिल के क्या बनाया है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड बनाया है, जो कि क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हैं। चलिए, तो ये दूसरा सेंटेंस हमारा गलत है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक नहीं आएगा, क्या आएगा, G20 आएगा। और तीसरा सेंटेंस है, द डिसीजन ऑफ FSB आर लीगली बाइंडिंग ऑन इट्स मेंबर। तो क्या उसका जो डिसीजन होता है यह लीगली बाइंडिंग होता है। तो यह बात कैसी है, सही है। सही है, नहीं सर जी, यह बात है कैसी, गलत है, क्योंकि यह लीगली बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। अब सोचिए कि G20 खुद में क्या है, एक ऐसा फोरम है जहाँ पे लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं, ठीक है। उसके पास परमानेंट क्या नहीं है, अपना हेडक्वार्टर भी नहीं है। वो काम कैसे करता है, ट्रोइका के बारे में काम करता है, ठीक है। फिलहाल ट्रोइका अगर देखने जाए तो कौन सा ट्रोइका है, इंडोनेशिया है, इंडिया है, और कौन सा है, ब्राज़ील है, ठीक है। तो ये 3 कंट्री जो होते हैं, जिसमें पिछले साल समिट हुआ था, जिसमें इसी साल समिट हुआ था, और जिसमें आने वाले साल में समिट होगा, इन 3 देश को मिलके क्या बनाता है, G20 का ट्रोइका बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा तीसरा सेंटेंस गलत है, पहला सेंटेंस सही है। हमें पूछा है हाउ मेनी सेंटेंसेस आर करेक्ट, तो आंसर आएगा ओनली 1, ठीक है। चलिए, क्या हुआ है अभी, तो अभी इसमें कंटेक्स्ट ये था कि FSB और ग्लोबल कैम्पडाउन ऑन हेज बोरोइंग, मतलब हेज बोरोइंग के बारे में कुछ बात चल रही थी। हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड, यानी कि FSB। किन्होंने एस्टेब्लिश किया था, G20 ने 2009 में। क्यों किया था, आपको पता होगा कि 2008 में क्या आया था, वर्ल्ड में स्लो डाउन आया था, ठीक है। और उस स्लो डाउन के खिलाफ लड़ने के लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड बनाया था, जिसमें कितने इंस्टीट्यूशन है, 68 मेंबर इंस्टीट्यूशन है, और खास याद रखना नॉट लीगली बाइंडिंग है, ठीक है। चलिए, ये थे हमारे आज के MCQ, और आप बताइए कि हमारा जो भी MCQ है उनमें से आपके MCQ का स्कोर कितना बन रहा है, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए YouTube, टेलीग्राम, ईमेल, कहीं से भी आप हमें अपने जो भी राय है वो बता सकते हैं। साथ ही साथ इस चैनल को शेयर करवाए, सब्सक्राइब करवाए, और हमेशा इन्फॉर्म रहे, ठीक है। चलिए, थैंक यू।